वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का फिर एक बार जुड़ने के लिए। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 3। ओसीएम का ये चैप्टर नंबर 3 है। अगर आप लोगों को पहले 2 चैप्टर्स में कुछ भी डाउट है तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बरकरार रखिए। आज की इस वीडियो की खासियत यह है कि ये वीडियो आपको एक ही बार में 5 मार्क दिला सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ये छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है और खासियत इसकी ये है कि मैक्सिमम लोग सोचते हैं नल्ला चैप्टर काय के लिए पढ़ने का, छोड़ दो इसको, ऐसा वैसा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 5 मार्क अगर पूरा मिल सकता है तो वाई टू अवॉइड, वाई टू स्किप। 5 मार्क भी कुछ कीमती है, उसको छोड़ने का क्यों। और डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर के जरूर देखने मिलते हैं और आपको 5 मार्क ये चैप्टर दे सकता है। आज का अपना लक्ष्य है, आज का अपना टारगेट है कुल मिलाकर के 3 आंसर्स इस चैप्टर के पढ़ना, जिससे आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाए, इस चैप्टर के बारे में सब कुछ जानकारी मिल जाए। बेसिक ओवरव्यू दूं तो एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योर्स। मॉडर्न डे वर्ल्ड में, इस भारत देश में एंटरप्रेन्योर्स स्लोली एंड स्टेडीली आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए सरकार भी नई नई कोशिशें करते जा रही है और उसी का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। एंटरप्रेन्योर्स ये लीडर्स होते हैं, इन्हें नेशन बिल्डर्स कहा जाता है क्योंकि ये देश की प्रगति में, देश के ग्रोथ में, देश के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। आज इन्हीं एंटरप्रेन्योर्स के गुणों को जानेंगे, इनके फीचर्स को जानेंगे, इनके फंक्शंस को समझेंगे और एक एक करके 3 आंसर्स हमें कंप्लीट करने हैं। तो इसको लेक्चर को नोट डाउन करना, पॉइंट वाइज शॉर्ट कोड के साथ कीवर्ड्स को नोट डाउन करना, ताकि आप जब भी एग्जाम से पहले इस किताब को खोलें, हैंडबुक को ओपन करें तो आपको फटाफट सारी चीजें रिकलेक्ट करने में आसानी। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। और जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 3 आता है 5 मार्क के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, डिफाइन एंटरप्रेन्योर, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर होता क्या है? पहले तो इसको एंटरप्रेन्योर बोलना बंद करने का, थोड़ा सा अपनी पटेली भी करना जरूरी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योर। क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योर। क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योर। और ये एंटरप्रेन्योर जो है ये एक लीडर है, ये देश का भविष्य आगे बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में, देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये वो देश के उद्योगपति हैं, बिजनेस हाउसेस हैं जो वाकई में अपने बिजनेस के साथ साथ देश की तरक्की भी करते हैं। एंड दैट इज व्हाई दिस आंसर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डिफाइन एन एंटरप्रेन्योर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। यहां पे सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन की जगह बनती है, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फुल टाइम जॉब। ये कोई 8 घंटे की नौकरी नहीं है, ये एक फुल टाइम जॉब है। आप जब कोई बिजनेस करने की ठान लेते हैं, सोच लेते हैं, तो आप 24 घंटे उस बिजनेस के बारे में सोचते रहते हैं। और इसीलिए पहली लाइन जो आप इसके बारे में याद रखेंगे वो ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फुल टाइम जॉब। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फुल टाइम जॉब। इट रिक्वायर्स डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर्स। एंटरप्रेन्योर्स कौन है? इनोवेटर्स। एंटरप्रेन्योर्स कौन है? क्रिएटिव थिंकर्स हैं, नए तरीके से नई दिशा में सोचते हैं, इनोवेटिव जरिए से आगे बढ़ते हैं और देश को भी आगे लेकर जाते हैं। और इसीलिए कुछ शब्द जो इनके बारे में आपको याद रखने हैं, ये ओनर्स हैं, ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये मार्केट क्रिएटर्स हैं, डिसीजन टेकर्स हैं और रिस्क टेकर्स भी हैं। क्या क्या शब्द है यहां पे वापस से पढ़ता हूं? ओनर, प्रोड्यूसर, मार्केट क्रिएटर। ओनर, प्रोड्यूसर, मार्केट क्रिएटर। ओनर, प्रोड्यूसर, ओनर, प्रोड्यूसर, मार्केट क्रिएटर। डिसीजन टेकर, रिस्क टेकर। डिसीजन टेकर, रिस्क टेकर। कोई भी 2-3 शब्द याद रख लोगे तो भी चलेगा। एंटरप्रेन्योर कौन है? वो ओनर है। एंटरप्रेन्योर कौन है? वो प्रोड्यूसर है। एंटरप्रेन्योर कौन है? वो डिसीजन मेकर है, वो रिस्क टेकर है। इस तरह से 2-4 शब्द आपको इसमें याद रखने हैं। एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी सामने आती हैं, जैसे कि एंटरप्रेन्योर्स आर रेफर्ड टू एज फोर्थ फैक्टर। क्या बोलते हैं इनको? फोर्थ फैक्टर। क्या बोलते हैं इनको? ऑफ प्रोडक्शन, along with other factors such as land, labor and capital.
लैंड, लेबर, कैपिटल की ही तरह एंटरप्रेन्योर जो होता है ये एक चौथे पिलर की तरह होता है। ये चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना जाता है, क्योंकि लैंड, लेबर और कैपिटल में तो जान नहीं है, इनमें जान फूंकने का काम एंटरप्रेन्योर करता है। तुम बोलोगे सर लेबर तो में जान है ना, लेकिन लेबर को दिशा कौन दिखाएगा? एंटरप्रेन्योर दिखाएगा। लेबर को बताएगा कौन काम कैसे करना है? एंटरप्रेन्योर बताएगा। ये बिजनेस का हेड हॉन्चो है, ये वो व्यक्ति है जो बिजनेस को ओन तो करता ही है, साथ ही साथ अपने साथ एक टीम को लेकर चलता है एक लीडर की तरह, और वो उनको भी दिशा दिखाता है और प्रॉफिट कमाता रहता है। अंडरस्टूड एवरीवन? व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योर? तो ओनर है, प्रोड्यूसर है, मार्केट क्रिएटर है, डिसीजन टेकर और रिस्क टेकर है। ही इज द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बात करें डेफिनेशन की तो वेबस्टर डिक्शनरी का डेफिनेशन सामने आता है। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस and is willing to risk loss in order to make money, in order to make money, in order to make money। पैसा कमाने के लिए जो रिस्क लेने को तैयार है, बिजनेस करने को तैयार है, उसी व्यक्ति को एंटरप्रेन्योर कहते हैं। भाई एक और बात यहां पर बताई गई है कि एंटरप्रेन्योर में कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ खास फीचर्स होते हैं, और यहां पर उनकी क्रिएटिव थिंकिंग की बात है, उनके इमेजिनेशन, उनकी सोच शक्ति की बात है। इसके अलावा उनके अंदर एक अजब सा एंथुजियाज्म भी होता है, वो जोशीले होते हैं और उसी जोश को दूसरों में भरने की भी कोशिश करते हैं, अपनी टीम को उसी जोश के साथ ही आगे लेकर जाते हैं। इनमें एक अजब सी सिंसियरिटी होती है, क्योंकि इनको काम के प्रति प्यार होता है, लगन होती है, उसी काम से रिलेटेड ये बिजनेस कर रहे होते हैं। सो देयर इज सिंसियरिटी एज वेल। The characteristics of entrepreneur are discussed as follows। तो कुल मिलाकर के यहां पर आई थिंक सो कुछ 8 पॉइंट्स हैं, और इन 8 पॉइंट्स को अच्छे से याद करने के लिए, दिमाग में फिट करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है चिट्स रिस्क फ्यूचर विजन। चिट्स रिस्क फ्यूचर विजन, चिट्स रिस्क फ्यूचर विजन, चिट्स रिस्क फ्यूचर विजन। कई बार मन में ख्याल आता होगा, चीट लेके जाता हूं, कॉपी कर लेता हूं, हमारे यहां तो कोई कुछ बोलता नहीं है, लेकिन याद रखो चिट्स रिस्क फ्यूचर विजन, चिट्स रिस्क फ्यूचर विजन, चिट्स रिस्क, चिट्स रिस्क, चिट्स रिस्क। एक एंटरप्रेन्योर को दूरदृष्टि वाला बनना है, उसको आगे की सोचना है, उसे बिजनेस चलाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो यार चीटिंग करके काम नहीं चलेगा। और इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा शॉर्ट कोड क्या बोलता है? चिट्स रिस्क फ्यूचर विजन, चिट्स रिस्क, चिट्स रिस्क, चिट्स रिस्क फ्यूचर विजन। एक एक करके बारीकी से सभी पॉइंट्स को समझते हैं। पहले इसको शॉर्ट कोड को नोट डाउन कर लेना। सी से आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। एक एंटरप्रेन्योर को है ना बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ता है। He is going to communicate with different people. He is going to communicate with different people. He is going to communicate with communication उसको करना है कंज्यूमर के साथ, कम्युनिकेशन उसको करना है डीलर्स के साथ, मैन्युफैक्चरर्स के साथ, अलग अलग लोगों से उसका पाला पड़ने वाला है। और इसीलिए उसकी वाणी जो है ना वो बहुत स्वच्छ, सुंदर, निर्मल होनी चाहिए। उसका कम्युनिकेशन बहुत प्योर होना चाहिए। उसकी बोली जो है ये बंदूक की गोली होगी तो नहीं चलेगा। उसकी बोली जो है बहुत सॉफ्ट होनी बहुत जरूरी है। सॉफ्ट स्पोकन कॉन्फिडेंट पर्सन से हर कोई कम्युनिकेट करना चाहेगा, और ऐसे ही वो अपने व्यापार को बढ़ा पाएगा, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाएगा, क्योंकि उसे डिफरेंट पीपल से डील करना है, जैसे कि कस्टमर, सप्लायर, क्रेडिटर, एम्प्लॉइज एक्सेट्रा। ही मस्ट बी एबल, अंडरलाइन कर लेना, मस्ट बी एबल टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज एंड स्ट्रैटेजीज इफेक्टिवली। मस्ट बी एबल टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज एंड स्ट्रैटेजीज इफेक्टिवली। अगर आप अपने आइडियाज अपने कस्टमर्स तक बेच ही नहीं पा रहे हैं तो मतलब आपके कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, गड़बड़ है। तो योर कम्युनिकेशन भी शुड बी सच दैट आप सॉफ्टली, स्मूथली, अच्छे से अपने भावनाओं को कंज्यूमर्स तक पहुंचा सकें, अपने प्रॉब्लम्स को डीलर और मैन्युफैक्चरर्स तक पहुंचा सकें।
और इसी तरह से आप कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए सफलता हासिल कर ली। पहला पॉइंट समझा गया, चिट्स, रिस्क, फ्यूचर विजन। सी फॉर कम्युनिकेशन स्किल, सी फॉर आगे बढ़ते हैं। चिट के अंदर एच से आता है हार्ड वर्क, एच से आता है हार्ड वर्क, एच से आता है भाई मेहनत तो बहुत जरूरी है। हार्डवर्क ही सफलता की कुंजी है, बहुत जरूरी है मेहनत करना। लोग बोलते हैं मैं स्मार्ट वर्क करूंगा, मैं तो अभी कैसे, मैं तो इजीली काम कर लूंगा, लास्ट महीना है तुम रगड़म पट्टी करो, मैं शॉर्टकट मारूंगा। लेकिन शॉर्टकट से कभी भी आपको सफलता परमानेंट नहीं मिलेगी। ये टेम्पररी सक्सेस किसी काम का नहीं है। लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए तो हार्डवर्क बहुत जरूरी है। एक एंटरप्रेन्योर का फीचर है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसका एक गुण है कि वो हार्डवर्किंग होता है। कैसा होता है? An entrepreneur is ready to work hard. It is more necessary when a new venture is started. जब एक नया वेंचर शुरू हो रहा है ना, तब हार्डवर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जो क्लासेस खोल रहे थे वो टाइम पे भी बहुत हार्डवर्क करना जरूरी था, बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ा। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर जो अपनी टीम को साथ में लेकर के चलता है तो वो हार्डवर्क के साथ मोटिवेटेड भी रहता है। हार्डवर्क हेल्प करता है उसको मोटिवेटेड रखने में, एंड दैट इज व्हाई हार्डवर्क इज एसेंस ऑफ एवरी बिजनेस। एक एंटरप्रेन्योर हार्डवर्किंग नेचर का होगा ना तो ही वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाएगा, वरना वो अकड़ में रखड़ जाएगा, अकड़ में रखड़ जाएगा। याद रखिए, he has to work for long hours, क्योंकि एम्प्लॉइज तो आएंगे नौकरी के टाइम पे और टाइम इन टाइम आउट करके चले जाएंगे 7-8 घंटे की नौकरी करके। व्यापार तो आपका है, प्रॉफिट तो आपका होने वाला है, बिजनेस तो आपको चलाना है, तो ज्यादा आवर्स आपको स्पेंड करने पड़ेंगे क्योंकि आप बिजनेस के हेड हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं। नौकर तो आएगा, पगार मांगेगा 10 तारीख को और चला जाएगा, उसका तो काम ही है। आपका काम है व्यापार को बढ़ाना, तो आपको सोचना पड़ेगा, ज्यादा समय देना पड़ेगा। सो लॉन्ग आवर्स तक काम करना है। मेनी टाइम्स ही हैज टू हैंडल द मेन एरियाज ऑफ बिजनेस इंडिपेंडेंटली। दिस विल मेक हिम सक्सेसफुल। अगर वो हार्ड वर्किंग है तो ही वो सक्सेसफुल होगा। चिट का सी और एच समझा क्या? सी से कम्युनिकेशन स्किल, एच से हार्डवर्क। कम्युनिकेशन स्किल, एच से हार्डवर्क। कम्युनिकेशन स्किल, एच से आगे बढ़ते हैं। एच से हाईली ऑप्टिमिस्टिक। हाईली ऑप्टिमिस्टिक मतलब एक पॉजिटिव थिंकर। सोच से ही सब कुछ बदलता है और एक एंटरप्रेन्योर हमेशा हाईली ऑप्टिमिस्टिक होगा तभी सफलता हासिल करेगा। कोरोना काल में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स डूब गए, बहुत सारे बर्बाद हो गए, बहुत सारों के बिजनेस ठप हो गए। ऐसे में जो हाईली ऑप्टिमिस्टिक था उसने अपनी दिशा को बदल दिया। उसने ऑनलाइन जाकर के बहुत सारे अपने उपक्रमों को ऑनलाइन कर लिया, ऑनलाइन मीटिंग्स करने लगा, ऑनलाइन मीटिंग्स में अपने एम्प्लॉइज को अपने साथ जोड़ने लगा। और इस तरह से जब दिशाओं को बदला तो ऑटोमेटिकली सफलता दिखाई देने लगी और उसने कोरोना जैसे डिफिकल्ट पीरियड को भी सस्टेन कर लिया। सिर्फ इसीलिए ये पॉसिबल हो पाया क्योंकि वो हाईली ऑप्टिमिस्टिक था। ऑप्टिमिस्टिक म्हणजे पॉजिटिव थिंकर। काय? पॉजिटिव थिंकर। काय? पॉजिटिव थिंकर। तो एन एंटरप्रेन्योर हैज टू ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली। ही इज ऑलवेज होपफुल। वो कभी उम्मीद नहीं छोड़ता है, क्योंकि उतार चढ़ाव तो हर बिजनेस में आते रहते हैं। अगर तुम उम्मीद ही छोड़ दोगे तो आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो और आपको हार का सामना करना पड़ेगा। आपका बिजनेस एक दिन बंद हो जाएगा। आपको हमेशा मुश्किल समय में भी होपफुल रहना है कि नहीं, अच्छा समय भी आएगा, अगर मुश्किल आया तो ये जाएगा, एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा। मैं लगातार निरंतर काम करता रहूंगा तो ये मुश्किल दौर चला जाएगा और सफलता आ जाएगी। एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द मार्केट सिचुएशंस इवन इन फेलियर टाइम, सच पॉजिटिव एटीट्यूड helps him to run his business successfully। देखो दो लाइन के पॉइंट्स हैं, बहुत ही आसान। चिट्स के अंदर सी और एच। सी से कम्युनिकेशन स्किल, एच से हार्डवर्क और एच से हाईली ऑप्टिमिस्टिक। डन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई से इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। ये क्रिएटिव थिंकर की कैपेबिलिटी होती, वो इंटेलेक्चुअली सोचता है, वो आगे की सोचता है, फ्यूचर विजन की सोचता है और इसीलिए ही इज क्रिएटिव थिंकर एज वेल। ही हैज रीजनेबली गुड इंटेलिजेंस। उसका आईक्यू इंटेलिजेंट होना चाहिए।
वो कहीं ना कहीं एक स्मार्ट थिंकर होना चाहिए। एक कदम आगे अपने कॉम्पिटिटर से सोचेगा तो उनसे कुछ नया जरूर कर पाएगा। रिलायंस ने जब जियो लाया तो एयरटेल, वोडाफोन, टाटा जैसे सिर्फ सोचते रह गए कि अचानक से मार्केट में क्या नया हो गया। ये इनोवेटिव और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज का ही नतीजा था कि जियो देखते ही देखते बहुत फेमस हो गया। कुछ ही सालों में टाटा डोकोमो बंद हो गया, वोडाफोन आइडिया को साथ में आना पड़ा, एयरटेल को बहुत सारी अलग अलग चीजें करके कंपटीशन में बना रहना पड़ा। तो इस तरह से अगर आप इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज रखेंगे तो ही आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे। He has ability to analyze business situations. This ability will help him to take proper decisions. सही समय पे सही निर्णय लेना, ये एक इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी की निशानी। चिट का CHI समझ रहे क्या एवरीवन? 4 पॉइंट समझ रहे क्या एवरीबॉडी? आगे बढ़ते हैं। चिट्स के अंदर आपको नजर आ रहा होगा टी से टेक्निकल नॉलेज। टी से क्या है? हा मैंने कोरोना काल का एग्जांपल तो दिया ही, लेकिन ऑन जनरल पर्पस ऑल्सो, जनरल बेसिस ऑल्सो टेक्निकल नॉलेज तो आज के दौर में जरूरी है। 90s के बाद से जब से कंप्यूटराइजेशन हुआ है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को टेक्निकली साउंड होना बहुत जरूरी है। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये अपने एम्प्लॉइज को सिखा पाएंगे कि देख बेटा ये कंप्यूटर है, इस पे ऐसे ऐसे तेरे को डेटा एंट्री करनी है। खुद को आता होगा तो दूसरे को सिखा पाएगा, गाइड कर पाएगा, डायरेक्शन दे पाएगा। और दूसरा, जब टेक्निकल नॉलेज वाले दूसरे बंदे तुम्हारे सामने आएंगे तो तुमको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, तुम उनकी बातों को समझ पाओगे। उनकी बातों को समझ पाएंगे ना। इफ यू हैव द टेक्निकल नॉलेज ओनली देन यू विल बी एबल to understand what others are telling you in those technical languages. और इसीलिए टेक्निकल नॉलेज बहुत जरूरी है। An entrepreneur has good technical knowledge about his business, specifically अपने बिजनेस के बारे में। The entrepreneur has the ability to update himself with latest knowledge about the product, process and technology. तुम्हारे बिजनेस के एरिया में क्या नया आया है, तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड क्या नया मार्केट में आ रहा है, उसमें क्या टेक्निकल अपग्रेडेशन हो रहे हैं, वो समझोगे तो ही आप टेक्नोलॉजिकली साउंड हो पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। चिट्स के अंदर C से कम्युनिकेशन स्किल, H से हार्डवर्क, H से हाईली ऑप्टिमिस्टिक, I से इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, T से टेक्निकल नॉलेज। चिट समझा क्या? S से आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये एंटरप्रेन्योर में क्या हम सब में होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो गली बॉय में बोलता है ना, तेरा गाना तू नहीं गाएगा तो कौन दूसरा क्यों गाएगा। बहुत सिंपल है ना भाई, सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले होना चाहिए। तुम खुद पे कॉन्फिडेंस करोगे तो दूसरे तुम पे कॉन्फिडेंट रहेंगे, तुम पे भरोसा कर पाएंगे। So self-confidence is also a successful and important feature of entrepreneur. An entrepreneur has self-confidence. He has positive desires to achieve his goals. उसके अंदर एक ऊर्जा होती है, एक इच्छा होती है, तीव्रता होती है कि मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूं, मेरे बिजनेस में सफलता हासिल कर सकता हूं। Such self-motivation keeps him strong and confident to face various obstacles. अलग अलग मुसीबतों को झेलने में यही सेल्फ कॉन्फिडेंस काम आता है। इजी। चिट्स समझ में आया क्या? आखिरी 2 पॉइंट, रिस्क कैपेसिटी, फ्यूचर विजन। रिस्क बेयरिंग 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 कैपेसिटी, फ्यूचर विजन। चिट्स, रिस्क, फ्यूचर विजन। क्वेश्चन का नाम क्या है भाई? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, आंसर का नाम चिट्स, रिस्क, फ्यूचर विजन। आंसर का नाम चिट्स, रिस्क, फ्यूचर विजन। रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी में याद रखिए, एक एंटरप्रेन्योर में ये क्षमता तो होनी चाहिए। रिस्क है तो इश्क है। याद रखो दोस्तों, रिस्क तो हर बिजनेस में होता ही है। अगर आप रिस्क लेने की कैपेसिटी ही नहीं रखते तो आप एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकते, क्योंकि हर बिजनेस में रिस्क है। जॉब वॉब में रिस्क थोड़ी है। वहां तो यार तुम जाओ, तारीख आ गई, तुम्हारा पगार आ गया, तुम्हारा महीना खत्म, पगार चालू। लेकिन बिजनेस के अंदर तो रिस्क है।
कभी प्रॉफिट होगा, कभी शायद ना भी हो, कभी मुसीबतें भी आ सकती हैं. एंड दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर टेक्स कैलकुलेटेड रिस्क. वो हमेशा नाप तोल के रिस्क लेता है. ही इज रेडी टू फेस चैलेंजेस एंड ऑलवेज सीक्स न्यू एंड मोर अपॉर्चुनिटीज. नई नई अपॉर्चुनिटीज के लिए वो हमेशा हाथ पैर मारता रहता है. गॉट इट. आखिरी वाला है फ्यूचर विजन. फ्यूचर विजन की बात करें तो द एंटरप्रेन्योर हैज गुड फोरसाइट. फोरसाइट मतलब वो भविष्य के बारे में हमेशा सोचता है और उसे दिखाई देता है कि देश और दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ रही है. जैसे जियो ने क्या किया, जियो ने लॉन्च होते ही सबको फ्री इंटरनेट दिया. उसने फोरसाइट कर लिया था कि आगे जाके इनको इतनी आदत लगा दूंगा इंटरनेट की, इतनी आदत लगा दूंगा कि पैसे देके मेरे से ही मांगेंगे. और आज वही हो रहा है. स्टार्टिंग में 3-3, 6-6 महीने अपन ने फ्री में इंटरनेट वापरा, अब अपने को उसकी आदत हो गई. अब अपन उसी को 600, 900 रुपए दे दे के रिचार्ज कर रहे. ये है फोरसाइट. एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आगे की सोच लेता है. उसके बाद एक गुड फोरसाइट होती है अबाउट फ्यूचर मार्केट सिचुएशन. ही शुड ऑल्सो हैव नॉलेज अबाउट एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंट. उसे पता होता है हमेशा और होना चाहिए कि एनवायरमेंट कैसा होने वाला है. दिस विल हेल्प हिम टू टेक प्रॉपर डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड चेंजेस इन द मार्केट, सो ही कैन टाइमली टेक एक्शंस फॉर द सेम. उम्मीद करता हूं आपको ये पहला आंसर समझ में आया होगा. छोटा सा आंसर, सिंपल सा आंसर, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है. क्वेश्चन का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर. आंसर का नाम चिट्स, रिस्क, फ्यूचर विजन. एक बार मेरे साथ बोलने की कोशिश करना आंख बंद करके. C फॉर कम्युनिकेशन स्किल, H फॉर हार्डवर्क, इसके बाद हाईली ऑप्टिमिस्टिक, I से इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, T से टेक्निकल नॉलेज, S से सेल्फ कॉन्फिडेंस के बाद 2 पॉइंट आते हैं, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी एंड फ्यूचर विजन. रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, फ्यूचर विजन. डन 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 डन. पहला आंसर क्लियर है. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर. आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर. फंक्शंस ऑफ, आपके मन में सवाल आएगा कैरेक्टरिस्टिक, फीचर, और अब ये फंक्शन साला इसमें फर्क क्या है. तो याद रखिए फंक्शन होते हैं काम. काम जो एक एंटरप्रेन्योर से अपेक्षित है, वो काम, वो टास्क जो अक्सर एंटरप्रेन्योर करेगा, ये उम्मीद की जाती है. एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस ये फीचर्स से थोड़े अलग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें फीचर्स के गुण भी आपको दिखाई देते हैं. तो फंक्शंस एग्जैक्टली हैं क्या, और उससे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन भी देखने मिलेगा. द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. अलग अलग इंडस्ट्रीज में एंटरप्रेन्योर का कॉन्सेप्ट बदलता रहता है, कंट्री टू कंट्री चेंज होता रहता है, एज वेल एज फ्रॉम टाइम टू टाइम. Economists never had consistent definition of entrepreneur or entrepreneurship. The word entrepreneur comes from the French word entreprendre. It means to undertake. An entrepreneur is a person who starts a business and is willing to risk loss in order to make money. अंत में वही वेबस्टर डिक्शनरी का जो डेफिनेशन है वही सबसे इंपॉर्टेंट है. एक ऐसा व्यक्ति जो बिजनेस करता है और रिस्क लेने के लिए तैयार है, लॉस खाने के लिए तैयार है, पैसा कमाने के लिए. चलिए शुरू करते हैं. अगला आंसर, हमारा आंसर है अबाउट फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर. आंसर का नाम गो एंड डू इट. 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 मतलब आपको भी इस लेक्चर के बाद लिख के प्रैक्टिस करना ही है. गो एंड डू इट. गो एंड डू इट. गो एंड डू इट. गो एंड. जी से गुड रिलेशंस. जी से एक एंटरप्रेन्योर का फंक्शन है कि उसको गुड रिलेशंस मेंटेन करने. उसका पहला फंक्शन यही है, अच्छे ताल्लुकात बनाइए, अच्छे रिश्ते निभाइए. इससे आप लंबी रेस के घोड़े बन पाएंगे. बिजनेस में शुरुआत में ही लालची मत बन जाइए. पैसे कमाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, पैसे कमाऊंगा. अरे पहले रिश्ते बनाइए फिर पैसे कमाइए. रिश्ते बनाइए फिर पैसे कमाइए. पहले रिश्ते बनाइए. तो कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत जरूरी है गुड रिलेशंस. एंड दैट इज व्हाई आप देख सकते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर भी यही करता है. इट इज नेसेसरी टू मेंटेन हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंट रिलेशंस बिटवीन सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर. समीर, सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर मतलब यार, अगर एक ऐसा ऑफिस है जहां पर जो
क्लर्क वगैरह काम कर रहे हैं उनके साथ बहुत हड़हुड़ वाला बिहेवियर हो रहा है, उनके साथ बहुत तुच्छ बिहेव हो रहा है, और जो सुपीरियर्स हैं उनकी बड़ी चापलूसी हो रही है, बहुत ज्यादा चाटुकारिता चल रही है, तो ऐसे में अच्छे रिलेशंस मेंटेन नहीं हो सकते। जहां सिफारिशी काम हो रहे हैं, सैलरी उन्हीं की बढ़ाई जा रही है जो ज्यादा चापलूसी कर रहा है, तो ऐसे में अच्छे रिलेशंस मेंटेन नहीं हो सकते। एक एंटरप्रेन्योर का फंक्शन है कि वो अच्छे रिलेशंस बिल्ड करे जिससे वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा रहे। हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट विल लीड टू सक्सेस। सिंपल सा पहला पॉइंट समझा क्या? G फॉर गुड रिलेशन। आंसर का नाम है गो एंड डू इट, गो एंड डू इट, गो एंड डू इट, गो एंड डू इट। G फॉर गुड रिलेशन। आगे बढ़ते हैं। O से आता है ऑर्गेनाइजिंग फंड्स। बिजनेस किसका? एंटरप्रेन्योर का। तो पैसा कौन लाएगा? एंटरप्रेन्योर। सिंपल है बात हिसाब। जो नौकर चाकर हैं वो थोड़ी तेरे लिए फंड्स जमा करेंगे, हाँ तेरे बताए हुए रास्ते पे चलेंगे जरूर, लेकिन ऑर्गेनाइज करना फंड्स ये मुख्यतः किसका फंक्शन है? एंटरप्रेन्योर का। एक एंटरप्रेन्योर को लीड करना पड़ेगा, उसी को फंड्स जमा करने पड़ेंगे रचित। वो अगर आगे चल करके मार्केट में जाएगा तो ज्यादा फंड्स जमा होंगे, ना कि कोई एम्प्लॉय जाएगा तो फंड्स लेकर आए। It is his responsibility, his function to organize funds for the day-to-day activities of the business. फिर वो ऑपरेशनल एक्टिविटीज हो या एक्सपांशन की एक्टिविटीज हो, हर एक्टिविटी के लिए फंड्स तो चाहिए ना। फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एनी एंटरप्रेन्योर बिजनेस, एंड दैट इज व्हाई entrepreneur needs to find out different financial resources, because adequate and continuous finance is always necessary for a business. उसे नए नए रास्ते खोजने पड़ेंगे कि कहां से पैसा ला सकता हूं, कहां से पैसा कमा सकता हूं, कहां से फंड्स आएंगे तो मेरी एक्टिविटीज चलेंगी। अगर वो नए नए रास्ते नहीं खोजेगा तो फंड्स की कमी हो जाएगी। फाइनेंस कम तो बिजनेस कम, फाइनेंस कम तो बिजनेस कम। बहुत सिंपल है, और इसीलिए उसे फंड्स जमा करने जरूरी हैं। गुड एंड ऑनेस्ट रिलेशंस विद द इन्वेस्टर्स इज नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस। गो समझा क्या? गो। क्वेश्चन का नाम है फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। आंसर का नाम गो एंड डू इट। आंसर का नाम गो एंड डू इट। आंसर का नाम गो एंड डू इट। गो बोले तो गुड रिलेशन, ऑर्गेनाइजिंग फंड्स। गो बोले तो गुड रिलेशन, ऑर्गेनाइजिंग फंड। गो बोले तो गुड रिलेशंस। चलिए बढ़ते हैं आगे। गो एंड डू इट में एन फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। एन फॉर एक एंटरप्रेन्योर का फंक्शन है नई नई टेक्नोलॉजी लाए, नई नई टेक्नॉलॉजी अपनाए, नई नई टेक्नॉलॉजी को नाय नाय सांगायचा, त्याला अपनायचा। मतलब उसको अपनाना बहुत जरूरी है। अगर आप टेक्नोलॉजी से दूर भागेंगे तो लोग आपके प्रोडक्ट से दूर भागेंगे। आज के मॉडर्न डे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन को अपनाना बहुत जरूरी हो गया है। इन ग्लोबल वर्ल्ड एवरी डे देयर इज इन्वेंशन, एवरी डे देयर इज इन्वेंशन। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी विल ऑलवेज रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ बिजनेस। फिर एग्जांपल देता हूं, रिलायंस का 4G लेके आया, आप 5G के पीछे पड़ा है। मार्केट में 5G आएगा, कंज्यूमर बेस बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी तो डेटा का यूजेज भी और ज्यादा होगा, और ज्यादा कंज्यूमर्स बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं 5G एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ही तो है। ऐसे ही नई नई टेक्नोलॉजी को अपना करके एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा होता है, और यह करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल न्यू मशीनरी, एडवांस टेक्नोलॉजी, न्यू एंड साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा। तीसरा पॉइंट समझ में आएगा? गो एंड डू इट। गो से गुड रिलेशन, ऑर्गेनाइजिंग फंड, एन फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। इजी पीजी। डू इट में डी से आता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा एम, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर और ट्रांसपेरेंट होने बहुत जरूरी है। तुम्हारे दिमाग में वो क्लियर होंगे तो तुम एम्प्लॉइज को बता पाओगे ना। तो ऑर्गेनाइजेशन में एंटरप्रेन्योर का क्लियर फंक्शन है, डिटरमाइन करो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। डिटरमाइन करो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। डिटरमाइन करना यानी ठान लेना, डिसाइड कर लेना, ऑन पेपर जॉट डाउन कर लेना कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे कितने का टर्नओवर चाहिए साल के अंत में। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो आप एम्प्लॉइज को बता पाओगे, देखो हमें इतना टर्नओवर लाना है, इस पूरे साल भर में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी तो जाकर के इतना टर्नओवर आएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर।
इफ देयर इज नो ऑब्जेक्टिव देन अंधा घोड़ा रेस में दौड़ा, कुछ नहीं अचीव किया। आपके सामने एक लक्ष्य तो होना जरूरी है। एन एंटरप्रेन्योर हैज टू डिटरमाइन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। देयर मे बी डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। ही कैन ऑल्सो चेंज दिस ऑब्जेक्टिव एज पर द मार्केट सिचुएशन। जरूरत के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से वो हमेशा बदलाव ला सकता है और लाना भी चाहिए। आपके स्टैटिक लक्ष्य कभी भी आपको सफलता डायनामिक नहीं दिलाएंगे। मार्केट के हिसाब से आपको नए नए लक्ष्य बनाने पड़ेंगे, नए नए गोल्स डिसाइड करने पड़ेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी बदल सकते हैं, बदलाव जरूरी भी होता है। अंडरस्टूड एवरीवन? पहला डी समझ में आया क्या ऑल ऑफ यू? आगे बढ़ते हैं। गो एंड डू इट के अंदर अगला डी जो आता है वो है डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। डेवलपमेंट ऑफ, तुम बोलेंगे इससे क्या मतलब होता है? मैं बोलूंगा यार ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक एंटरप्रेन्योर का। आज जब रिलायंस 4G से 5G ला रहा है या इंटरनेट के क्षेत्र में इतनी ज्यादा तरक्की कर रहा है, तो वो खाली खुद को डेवलप नहीं कर रहा है, वो मार्केट को भी डेवलप कर रहा है ना। ये उसका फंक्शन है। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया और खर्चा करेगा इंडिया। सिंपल सी बात है। डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट इज डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस एंड दैट इज व्हाई एन एंटरप्रेन्योर्स फंक्शन इज दैट ही शुड वर्क ऑन डेवलपिंग द मार्केट। ही शुड वर्क ऑन डेवलपिंग द, yes, the entrepreneur has to find different ways for marketing the products and services of his enterprise. He can conduct surveys or research to understand the customer's demand. Underline कर देता हूं, जरूरी है कि वो कस्टमर की डिमांड को समझे, क्योंकि उसके हिसाब से, उसके फीडबैक के हिसाब से उसे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने। खुद के दिमाग के हिसाब से सब कुछ करता रहेगा, कंज्यूमर को जानेगा ही नहीं, कंज्यूमर को समझेगा ही नहीं, तो भी फ्लॉप हो जाएगा। तो ऑलवेज ऐसे सर्वे करते रहना जरूरी है। व्हेन द मार्केट्स आर डेवलप्ड कॉन्स्टेंटली द डिमांड्स ऑफ द कंज्यूमर्स विल इंक्रीज। जैसा मैंने बोला ना, इंटरनेट अपने को इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि अपने को अब इंटरनेट की आदत हो गई, तो हमारा डिमांड अब बढ़ गया। आगे जाके वो अपने से 2000 रुपए भी मांगेंगे तो अपने को देने पड़ेंगे। आगे जाके ऐसा भी टाइम आ सकता है जहां EMI पे इंटरनेट लेना पड़ेगा, और ये हो सकता है और होगा भी। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, हर चीज जब इंटरनेट पे आ जाएगी तो अंत तो यही होगा। डेवलपमेंट ऑफ मार्केट इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर एंड दस डेवलपमेंट अगर मार्केट का होगा तो बिजनेस का भी होगा। आगे बढ़ते हैं। डू इट के अंदर आई से आता है इनोवेशन। आई से आता है इनोवेशन। आई से आता है इनोवेशन। भाई ये फंक्शन तो बहुत जबरदस्त है। आप स्टैटिक नहीं रह सकते, आपको इनोवेटिव बनना पड़ेगा, नहीं तो कॉम्पिटिटर इनोवेटिव बन के आगे निकल जाएगा। किसी ने तो ऑटोमेटिक गाड़ी के बारे में सोचा तो मार्केट में इनोवेशन आया, नहीं तो गियर ही चेंज करते बैठी थी पब्लिक। किसी ने तो ऑटोमेटिक गाड़ियों के बारे में सोचा तो अब मार्केट में ऑटोमेटिक गाड़ियों की बाढ़ आ गई है। हर कंपनी अब ऑटोमेटिक गाड़ियां लॉन्च कर रही है। तो इनोवेशन इज द की टू सक्सेस। एन एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली एन इनोवेटर। He introduces new combination of means of production. वो नए नए कॉम्बिनेशन ढूंढता रहता है। He must introduce new products or bring changes in the existing products. या तो नए प्रोडक्ट ला या तो एग्जिस्टिंग को हमेशा चेंज करते रहे, मॉडिफाई करते रहे। गाड़ियों की बात करें तो आपने देखा होगा हर ब्रांड, फिर वो मारुति हो, सुजुकी हो, टोयोटा हो, हुंडई हो, ये लोग अपने बहुत सारे जूने प्रोडक्ट्स को हमेशा मॉडिफाई करके लाते रहते हैं। पुरानी स्विफ्ट नई स्विफ्ट बन के सामने आई, स्विफ्ट को डिजायर भी बनाया, इनोवा क्रिस्टा बन के सामने आई। तो हर बार ये मॉडिफिकेशंस मार्केट में आपको नयापन भी देते हैं, नए कंज्यूमर्स भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो। तो इनोवेशन समझा क्या? याद रखिए, इनोवेशन इज ऑल्सो नेसेसरी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट अराइज इन द बिजनेस। बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम आते हैं वो सॉल्व करने के लिए भी इनोवेशन जरूरी है। इनोवेशन जरूरी है। इनोवेशन आखिरी पॉइंट की तरह आते हैं। गो एंड डू इट के अंदर टी से, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का। एक एंटरप्रेन्योर को डिसीजन लेना आना ही चाहिए। मैं नहीं तो कौन बे? वैसे ही एंटरप्रेन्योर नहीं तो कौन बे?
डिसीजन कौन लेगा? एंटरप्रेन्योर ही लेगा ना, उसका चेला चपाटा मैनेजर थोड़ी लेगा। डिसीजन तो एंटरप्रेन्योर को लेना है, और इसीलिए डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उसमें होनी बहुत जरूरी है। An entrepreneur has to take wise decision for his enterprise. Timely and correct decision. कैसा? Timely and याद रखो, timely and correct decision होने जरूरी है। तुम डिसीजन लोगे लेकिन लेट लोगे, तुम डिसीजन लोगे लेकिन गलत लोगे, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। खाली डिसीजन मेकिंग आना जरूरी नहीं है, वो टाइमली और करेक्ट होना भी जरूरी है। They are also important and are necessary for a proper business plan. He should always consider the pros and cons before taking decisions. एक एंटरप्रेन्योर का ये फंक्शन है कि निर्णय लेने से पहले वो हमेशा सोच ले कि इस निर्णय के, इस डिसीजन के क्या फायदे यानी प्रोज हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं यानी क्या कॉन्स हो सकते हैं। दोनों पहलू सिक्के के देखकर ही उसे डिसीजन लेना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर आपको सारे 7 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। हमने एक सिंपल सा आंसर पढ़ा है, ये सिंपल सा आंसर है फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। 7 पॉइंट का आंसर का नाम गो एंड डू इट, आंसर का नाम गो एंड डू इट, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, आंसर का नाम गो एंड डू इट। जी फॉर गुड रिलेशन, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग फंड्स, गो समझा क्या? उसके बाद आता है एन, एन से न्यू टेक्नोलॉजी, एन से न्यू टेक्नोलॉजी, डी से कितने पॉइंट? 2 पॉइंट। 2 पॉइंट में पहला डी डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा डी से डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। नेक्स्ट वन इज आईटी, इट बोले तो इनोवेशन एंड टेकिंग डिसीजन, इनोवेशन एंड टेकिंग डिसीजन। गो एंड डू इट समझा क्या? एक बार पढ़ लो फटाफट से, कम ऑन एवरीवन। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। आज के टारगेट का आखिरी क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। दिमाग में सवाल आ सकता है कि एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या फर्क है? तो बेसिकली फर्क कुछ खास नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एंटरप्रेन्योर जो काम करता है उसी के काम को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। अब सवाल यह आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है? तो सरकार अलग अलग एक्टिविटीज के जरिए, अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए ये कोशिश करती है कि मॉडर्न डे में नए नए एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप किया जाए, उनके स्किल्स को पॉलिश किया जाए, उन्हें एक कदम आगे बढ़ाया जाए ताकि उनके कदम बढ़ने से देश के भी कदम आगे बढ़े। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक कोशिश है ऐसी एक्टिविटीज की जिसके जरिए ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सके और तेज तर्रार तरीके से, जिस तरह प्रफुल्ल एमबीए चाय वाला हिट हो गया, उसी तरह देश में और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ते रहें। चलिए शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द प्रोसेस वेयर वन डिसाइड्स टू बिल्ड अ बिजनेस करियर by finding the market options and mobilizing the available resources। याद रखिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है? तो एक प्रोसेस है जहां हम एक नया बिजनेस सेटअप करने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश कैसे करेंगे? हाथ पैर मारेंगे ना यार, पैसा लाएंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे रिसोर्सेज को, फंड्स को जमा करेंगे, और जब वो फंड्स जमा हो जाएंगे तो हमारा बिजनेस शुरू हो जाएगा और हम उस पर मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पॉइंट्स जो हैं वो कुल मिलाकर के आपके सामने यहां पर 8 पॉइंट्स हैं, और इन 8 पॉइंट्स को दिमाग में फिट करने के लिए अपना शॉर्ट कोड है OCM इज ग्रेट। OCM इज ग्रेट। OCM इज ग्रेट। तुमको लगता होगा सर काहे का ग्रेट, इतना बड़ा बड़ा आंसर पढ़ना पड़ रहा है। आप पढ़ाते हो तो समझ तो जाता है, लेकिन लिखने के टाइम पे वाट लग जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप माइंड मैप्स बनाकर हैंडबुक के अंदर लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करोगे तो एक ही मंत्र है, रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर, रिमेंबर टू रिपीट। एक वीडियो देख लेने से या एक लेक्चर कंप्लीट कर लेने से आंसर आ जाएगा ऐसा नहीं है। आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, लगातार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाकर के वो लॉन्ग टर्म तक मेमोरी में स्टोर रहेगा। हिमेश रेशमिया के गानों की तरह ये एक बार आ जा 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 जा, वो इतनी बार आता था कि आ ही जाता था। कहीं ना कहीं दोस्तों बार बार पढ़ना, लगातार पढ़ना बहुत जरूरी है। एंड दैट इज व्हाई
रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर। चलिए शुरू करते हैं। OCM इज ग्रेट। O से ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं अपन। क्या पढ़ रहे हैं? अगर आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करनी है तो उसके लिए आपके अंदर एक कला होनी चाहिए, वो है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। आपको संस्था बनाने आनी चाहिए, टीम बिल्ड करने आना चाहिए। सोफिस्टिकेटेड वे में अगर आप एकला चलो रे, मैं तो वैसा, कारवां बनता गया, मैं तो चलता रहा, मैं अकेला ही चलूंगा, तो फिर आप कभी भी अकेले ही रह जाएंगे। अगर आप लोगों को साथ लेकर के चलेंगे तो सफलता हासिल करेंगे। याद रखिए, इट इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट तभी होता है जब एक टीम साथ में चलती। अकेला व्यक्ति कभी भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। इट इज एन एक्टिविटी वेयर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड। ये लाइन अंडरलाइन कर देना। बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, लैंड को, लेबर को, कैपिटल को, एंटरप्रेन्योर्स को, सभी को साथ आना पड़ेगा। इसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी एक्सेट्रा हैज टू बी कंसिडर्ड टू कलेक्ट देम अंडर वन रूफ फॉर न्यू प्रोडक्शन। यानी सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सभी चीजों को, यानी फैक्टर्स को एक छत के नीचे लाना पड़ता है, तभी जाकर के एक नया बिजनेस शुरू हो पाता है, एक नई फैक्ट्री शुरू हो पाती है, एक नई मशीनरी के ऊपर प्रोडक्शन शुरू हो पाता है। सो व्हाट एंटरप्रेन्योर नीड्स टू डू? ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। ओ से ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। क्वेश्चन का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। आंसर का नाम OCM इज ग्रेट। आंसर का नाम OCM इज ग्रेट। आंसर का नाम OCM इज ग्रेट। ओ से ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। आगे बढ़ते हैं। सी से क्रिएटिव एक्टिविटी। कोई सादी सुच्ची एक्टिविटी नहीं है, क्रिएटिव एक्टिविटी है। कैसी एक्टिविटी है? आपको ब्रेनस्टॉर्म करके सोचना है कि कैसे इस काम को क्रिएटिवली कर सकते हैं, कैसे इसमें इनोवेटिव आइडियाज ला सकते हैं। दैट इज नेसेसरी। इनोवेशन शुड हैव स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ क्रिएटिविटी। इंट्रोड्यूसिंग क्रिएटिविटी इन प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू इज बिग चैलेंज फॉर एंटरप्रेन्योर। हमेशा कुछ नया करना एक चैलेंज ही तो है। बहुत मुश्किल है हर बार कुछ नया करना, कुछ इनोवेटिव करना, कुछ क्रिएटिव करना। कई बार हम एक रूटीन में फंस से जाते हैं और उस रूटीन में बार बार लगातार एक ही काम करते रहते हैं, एक ही स्टाइल से पढ़ते रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप वैसी ही पढ़ाई करेंगे जैसी आप 9th में करते थे, वैसी ही पढ़ाई करेंगे अगर आप जैसी 10th में करते थे, तो रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे जैसे 9th में आते थे, 10th में आते थे। Now it is necessary that you become creative. Now it is necessary that you become innovative. आप नए ढंग से, नई सोच से, नए तरीके से पढ़ो, लिख के पढ़ो, बार बार प्रैक्टिस करो, तो जाकर के आप 12th में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। And that is what is creative activity all about. Introducing creativity in producing something new is really a big challenge. Thus, creativity is essential part of entrepreneurship. Essential part of, अरे समझा क्या? OC समझा? ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, क्रिएटिव एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। M से मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप। मैनेजरियल स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप तभी होगी जब मैनेजरियल स्किल डेवलप हो, क्योंकि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल, बाय द पीपल, विद द पीपल, फॉर द पीपल, थ्रू द पीपल, बाय द पीपल, विद थ्रू द पीपल, बाय द पीपल, विद द पीपल, फॉर द पीपल। ये मैनेजरियल स्किल तो डेवलप करना पड़ेगा, तो तू एंटरप्रेन्योर बनेगा। एक अच्छा लीडर तभी बन पाएगा जब लोगों से काम करवा पाएगा। लोग तेरी सुनते नहीं, बोले जा बे क्या तू बोलेगा काम, तू बोलेगा तो मैं करूं, मैं नहीं कर रहा। तेरी क्वालिटी होनी चाहिए लीडरशिप की, जहां पे आपकी सुन करके लोग मोटिवेट हो, इंस्पायर हो और काम करने के लिए रेडी रहे। That is what is managerial skill and leadership, which makes an entrepreneur successful. A person who wants to be successful entrepreneur should have more passion of doing something new than just earning profit. सिर्फ पैसा और प्रॉफिट का सोचेगा तो वो सच्चा एंटरप्रेन्योर नहीं है। वो पैशनेट होकर के अपने बिजनेस के बारे में सोचेगा और कुछ नया करने के लिए हमेशा रेडी रहेगा। दोस्तों, लीडरशिप एंड मैनेजरियल स्किल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेसेट्स यानी दो इंपॉर्टेंट पहलू ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप।
other skills can be considered secondary. An entrepreneur must have the ability to lead and उसमें लीडरशिप ही नहीं है, वो मैनेज ही नहीं कर पा रहा है वर्कलोड को, तो वो सच्चा एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता. To be a good entrepreneur, he has to learn how to manage the workload in the organization. कैसे सारे कामों को मैनेज करना है सही ढंग से, कैसे आपको लीड करना है अपनी 8-10 लोगों की टीम को या 50 या 100 जन की टीम को. आप जब उन्हें डायरेक्शन दे पाओगे तो ही आप सच्चे एंटरप्रेन्योर बन पाओगे. OCM समझा क्या? ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, क्रिएटिव एक्टिविटी, मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप. OCM समझा क्या? हम क्या पढ़ रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ OCM is great. OCM is great. OCM is O से ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, C से क्रिएटिव एक्टिविटी, M से मैनेजरियल स्किल एंड. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. अगला जो पॉइंट निकल करके आता है वो है I से इनोवेशन, S से स्किलफुल मैनेजमेंट. इज के अंदर I से इनोवेशन और स्किलफुल, इनोवेशन, स्किलफुल मैनेजमेंट. क्रिएटिव एक्टिविटी है तो इनोवेटिव तो होगी. साउंड तो सिमिलर करते हैं लेकिन थोड़े से डिफरेंट. इनोवेशन में आपको नयापन लाना जरूर है, लेकिन नए कॉम्बिनेशन लाने हैं वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड. When a new product arrives in the market, uses new production technology, discovers new source of supply of raw material and opens a new market for specific product. जब भी एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो वो नए रॉ मटेरियल्स यूज करता है, वो नई मशीनरी यूज करता है, वो नए पैटर्न्स, नए स्टाइल्स भी यूज करता है. और इसीलिए इनोवेशन तो बहुत जरूरी है. अगर आप पुराने तौर तरीकों से नई चीज करना चाहोगे तो वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा. दोस्तों याद रखिए दैट इन व्यू ऑफ चेंजिंग टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंटरप्रेन्योरशिप फोकसेस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस गुड्स टू सैटिस्फाई कस्टमर्स. ये लास्ट लाइन को नोट डाउन करना कंपलसरी. कस्टमर का टेस्ट हमेशा बदल रहा है, हमेशा उसे कुछ नया चाहिए. ऐसे में कस्टमर को सेटिस्फाई करना है तो आपको इनोवेशन करना पड़ेगा. इनोवेशन घड़ी घड़ी तो आएगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट. रिसर्च एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ही आप ज्यादा कंफर्ट दे पाएंगे कंज्यूमर को और उसको सेटिस्फाई करने के लिए बेस्ट प्रोडक्ट्स ला पाएंगे. इजी पीजी. समझा क्या? पक्का समझा? नेक्स्ट इज के अंदर आता है स्किलफुल मैनेजमेंट. इसके अंदर आता है स्किलफुल मैनेजमेंट. इसके अंदर आता है स्किलफुल मैनेजमेंट. हमने ऊपर देखा मैनेजरियल स्किल्स एंड लीडरशिप. सिर्फ स्किल्स हासिल करना काम का नहीं है, वो स्किलफुल मैनेजमेंट भी होना चाहिए. टैक्टिकली काम करवाने आना चाहिए. अभी वर्क फ्रॉम होम का एक कल्चर आ गया है कोविड काल के बाद, तो अभी भी चल रहा है. कई लोग उसको स्किलफुली मैनेज कर रहे हैं कि यार उनको समझ में आ गया ना कि यार ये वाला आदमी तो घर से भी काम कर सकता है, तो इसको फुल टाइम की पगार क्यों दूं. एक काम कर बनता है, तू घर पे बैठ, फ्रीलांसिंग का काम कर, तेरे को कम पगार देंगे, कंपनी का पगार भी बचा, स्किलफुली मैनेज भी हो गया, वो आदमी का भी फायदा हो. तुम बोले उसका क्या फायदा हो सर? वो घर पे बैठ के सिर्फ एक ही कंपनी का काम क्यों करेगा? वो और 2 कंपनीज के काम कर सकेगा. जब ऑफिस आता था तो उसी कंपनी का काम कर पाता था. अब स्किलफुल मैनेजमेंट यही तो है कि आप टैक्टिकली सारी चीजें हैंडल कर पाते हैं, और यही एंटरप्रेन्योरशिप की खूबी होती है. दोस्तों द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विथ प्रोफेशनल मैनेजमेंट. अंडरलाइन करो, प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड स्किल्ड मैनेजर्स. एंटरप्रेन्योरशिप बिकम सक्सेसफुल एक्टिविटी. जब स्किल्ड मैनेजर्स होंगे, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगा, तो एंटरप्रेन्योरशिप ऑटोमेटिकली एक सक्सेसफुल एक्टिविटी बन जाएगी. अंडरस्टूड? OCM इज ग्रेट. G से गैप फिलिंग फंक्शन. G से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप तब होती है जब आप में हुनर है गैप को फिल करने का. बॉस कई बार ऐसा होता है कि आपका एक बहुत महत्वपूर्ण स्टाफ बीमार हो गया, एब्सेंट हो गया,
आप होए मां करके बैठ गए, धंधा चौपट, उस दिन का नुकसान, चलेगा क्या? धंधा तो कंटिन्यूस एक्टिविटी होते रहना चाहिए बस। कई बार ऐसा मैंने देखा है होटलों के अंदर वो जो बेचारे समोसा बनाने वाले कारीगर होते हैं, अगर वो एंटरप्रेन्योर थोड़ा भी दिमाग वाला है तो वो खुद भी वो कला सीख लेगा। कल को कारीगर चला गया तो समोसे नहीं है, हमारा कारीगर गांव गया है, ऐसा थोड़ी चलेगा। समवेयर और द अदर एंटरप्रेन्योरशिप सच्ची वही है जब आप गैप को फील कर सकें, गैप को फील कर सकें। अपन करते हैं। याद रखिए, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज गैप फिलिंग। दोस्तों, इट इज द एंटरप्रेन्योर्स जॉब टू फिल द गैप और मेकअप द डेफिशिएंसीज। डेफिशिएंसी म्हणजे वाघाचे पंजे, कमी। डेफिशिएंसी यानी कमी। याद रखिए, विच ऑलवेज एग्जिस्ट इन नॉलेज अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन। कहीं ना कुछ कमियां तो आएंगी, उन कमियों को आप कैसा पूरा करते हैं, कैसा फुलफिल करते हैं, वही होता है गैप फिलिंग फंक्शन और वही एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की निशानी है। दैट इज व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है गैप फिलिंग फंक्शन। ओसीएम इज ग्रेट में जी से गैप फिलिंग फंक्शन। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बोलता है रिस्क बेयरिंग। एकदम इजी है, पहले भी पढ़ा है, बासी पॉइंट हो गया। रिस्क है तो याद रखिए दोस्तों, एक एंटरप्रेन्योर रिस्क नहीं लेगा तो क्या लेगा? रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई, बहुत जरूरी है यार। बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, तेरे को रिस्क नहीं लेने का तो जॉब करना, पर डेली करके बिजनेस भी करना और रिस्क भी नहीं लेने का। रिस्क तो बेयर करना बहुत जरूरी है। याद रखिए दोस्तों, यहां पर सिंपल सी बात है, अनसर्टेनिटी इज डिफाइंड एज रिस्क which cannot be insured against and is incalculable। कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता कि इतना रिस्क होगा, उतना रिस्क होगा। रिस्क तो इनकैलकुलेबल है। आप इंश्योरेंस हर चीज का निकाल सकते हो, लेकिन रिस्क तो यार रहेगा, कितना भी कर लो, रिस्क तो हमेशा होने ही वाला है। एंटरप्रेन्योर इज एन एजेंट who buys factors of production at certain prices in order to combine them into a product। रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है अलग अलग दाम पे, फिर उसको प्रोसेसिंग करना पड़ता है मशीनों में, लेबर को पगार देना पड़ता है, फिर जाके प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया तो, प्रोडक्ट चला नहीं तो, बिका नहीं तो, खराब हो गया तो, सड़ गया तो, जल गया तो, चोरी हो गया तो, बहुत सारे प्रकार के रिस्क हमेशा इन्वॉल्व होते ही है। एंड दैट इज व्हाई हर एंटरप्रेन्योर में रिस्क बेयरिंग तो होनी चाहिए टू सेल देम एट अनसर्टेन प्राइसेस इन फ्यूचर। Thus, they too are risk-bearing agents in production। Entrepreneurs risk-bearing agents हैं production। समझा क्या? OCM is great के अंदर ई से आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है, ये प्रोडक्शन वाली है, यहां पर सेल्स होता है, यहां पर प्रॉफिट होते हैं और इससे देश की तरक्की, इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी होता है और इसीलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एंड एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूसेस अ न्यू प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर्स एज पर देयर नीड्स। ही फील्स द नीड ऑफ दिस टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड एज वेल इन एक्सचेंज ऑन बेटर लाइवलीहुड। मतलब कस्टमर का फायदा हो रहा है, उसकी वांट सेटिस्फाई हो रही है, साथ ही साथ तेरा भी तो फायदा हो रहा है, देखो तो पैसे मिल रहे हैं। तो बेटर लाइवलीहुड दोनों के लिए ही है। इट इज अ सिस्टमैटिकली प्लान्ड एक्टिविटी एज पर द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योर। आपको जिस चीज का नॉलेज नहीं है उसका बिजनेस तो नहीं करना चाहिए। तो आपका जो नॉलेज है, जो एक्सपर्टीज है, उसका आप बिजनेस करोगे तो हासिल करोगे बहुत सारा मुनाफा। हेंस एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक बार फटाफट से रिकैप मार लेते बॉस। 8 पॉइंट का आंसर अपन ने कंप्लीट किया है। क्वेश्चन का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। आंसर का नाम ओसीएम इज ग्रेट। आंसर का नाम ओसीएम इज ग्रेट। ओ से ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, सी से क्रिएटिव एक्टिविटी, एम से मैनेजरियल स्किल्स एंड लीडरशिप, आई से इनोवेशन, एस से स्किलफुल मैनेजमेंट, ग्रेट के अंदर GRE गैप फिलिंग फंक्शन, रिस्क बेयरिंग, ई से
दोस्तों देखो 5 मार्क के लिए 3 आंसर पढ़ना तो बनता ही है, मतलब जरा भी आलस मत करना, आलस को दूर भगा देना। 2 चैप्टर जितने जोश से पढ़े उतने ही अच्छे से तीसरा भी रिवाइज कर लेना। 3 आंसर पढ़ के अगर 5 मार्क मिलते हैं तो करना ही चाहिए। और ये 3 आंसर से आपको बहुत सारे छोटे बड़े आंसर्स में हेल्प जरूर होगी। एक बार इसको रिवाइज कर लेना, अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करना, क्योंकि रिमेंबर टू रिपीट, रिमेंबर टू रिमेंबर। उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद आया होगा। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।